हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ी देर में समोसे खा लियो, कोल्ड ड्रिंक भी आएगी, रसगुल्ले भी आएंगे। आज का अपना टॉपिक है कि पौधे में ग्रोथ रेगुलेटर मटेरियल क्या होते हैं। कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंस और एलिमेंट और मटेरियल क्या चीज़ होते हैं? हार्मोन। तो हमने आज पढ़ने हैं हार्मोन। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हार्मोन, जो कि तुम 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में पढ़ के आए हो। यही क्वेश्चन ही आता है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कि पादप में यूं आता है कि पादप के वृद्धि नियंत्रक हार्मोन, कि पादप के नियंत्रक जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? तो वो आपके क्या हैं? हार्मोन्स हैं। हार्मोन पे अब बात क्या आती है? सबसे पहले यही पूछा जाता है कि हार्मोन अपने आप में क्या है। तो क्या जवाब दोगे? व्हाट आर द हार्मोन? तो यानी ऐसे पदार्थ, ये अपने आप में ऐसे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कि जो जीव जंतुओं में जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अब जैविक क्रियाओं के साथ पौधे में अगर दूसरी क्रिया बोली जाती है तो वो होती है उपापचयी। उपापचयी का मतलब क्या होता है? यूं भी बोला जा सकता है कि दैट सब्सटेंस और दैट एलिमेंट विच कंट्रोल और रेगुलेट विटल प्रोसेस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द प्लांट। यानी विटल का मतलब होता है जैविक, कि जो जैविक क्रिया को भी नियंत्रित करता है पौधे में, और प्लस दूसरी क्या बोली है? उपापचयी। उपापचयी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक। तो इन दोनों क्रियाओं को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना किन पदार्थों का कार्य है। तो वो कौन से पदार्थ हैं? आपके हार्मोन। अब तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारी लंबाई का बढ़ना और न बढ़ना किस प्रकार के घटक पर निर्भर करता है, तो कौन सी चीज होती है हमारी बॉडी की? हार्मोन ही तो है। ठीक है। जस्ट एक क्वेश्चन बन जाता है कि कई लोगों का आपने गला सूजा हुआ देखा होगा, तो गलघोटू डिजीज हो जाती है। हम कह देते हैं कि वो किसी एलिमेंट की क्या है? डिजीज है। कह देते हैं ना आप, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन रेगुलेट करवाता है, एक हार्मोन जनरेट होता है थायराइड। तो वो थायरोक्सिन हार्मोन ही उसके लिए क्या माना जाता है? मुख्य जिम्मेवार माना जाता है। तो इसीलिए बॉडी में जैसे क्या कई बार देखा होगा आपने कि कईयों के हाथ बड़े बड़े हो जाते हैं, कईयों के पांव बड़े हो जाते हैं, अंगूठे इतने इतने मोटे हो जाते हैं। तो ये सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? हार्मोन डिजीज होती है ये। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा किल्ले फिल्टर डिजीज भी हो जाती है। कई तरह के और सिंड्रोम्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? हार्मोनल होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास हार्मोन के 3 पॉइंट बनते हैं। पहला तो ऊपर वाली लाइन का ही क्वेश्चन है कि पादप के वृद्धि नियंत्रक पदार्थ क्या होते हैं। जस्ट आंसर क्या होता है? हार्मोन। फिर बात आती है कि हार्मोन है क्या। तो हार्मोन अपने आप में क्या है? ऐसे पदार्थ जो जैविक क्रियाओं को और दूसरी कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं? उपापचयी। चाहे तो वो जंतु में, चाहे वो हो मनुष्य में, और चाहे वो किसमें हो? पौधे में। तो वो कौन से पदार्थ करते हैं? तो कौन से पदार्थ करते हैं? हार्मोन करते हैं। अब बात आती है कि इसका जो ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है वो याद रखना है कि जंतुओं या पौधों में ऐसे कारक या ऐसे पदार्थ जो क्रिया स्थल से
दूर संश्लेषित होते हैं, यानी जहां ये काम करते हैं वहां कभी नहीं बनते, दूसरी जगह बनते हैं। तो क्वेश्चन यही बनता है कि जंतुओं या पादप। तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, पौधे की, तो हम पादप पे चलेंगे। तो जंतु या पादप में ऐसे पदार्थ जो क्रिया स्थल से दूर संश्लेषित होते हैं, कि जो क्रिया स्थल से दूर संश्लेषित होते हैं वो पदार्थ या वो आपके एलिमेंट या वो सब्सटेंस कौन से हैं। तो वो सब्सटेंस कौन से होते हैं, आपके हार्मोन ही होते हैं। तो यानी हार्मोन पे वो अपने तरीके से कैसे भी क्वेश्चन टैग कर सकता है, एक तरह से परिभाषा के रूप में। तो परिभाषा के रूप में एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो क्वेश्चन सिंपली आता है, लास्ट वाला बड़ा खास है कि जैविक वस्तुओं में ऐसे पदार्थ जो क्रिया स्थल से दूर संश्लेषित होते हैं, या उल्टा यूं पूछ सकता है कि जो संश्लेषित स्थान से दूर जाकर काम करते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके हार्मोन कहलाते हैं। ये टैगिंग है हार्मोन्स की। अब बात आती है कि जो हार्मोन है, हार्मोन जो होंगे आपके, हार्मोन संश्लेषित स्थान से कार्यस्थल पर कैसे पहुंचते हैं, कि जो ये आपके हार्मोन हैं ये संश्लेषित स्थान से क्रियास्थल पर पहुंचते हैं कैसे। तो ये क्रियास्थल पर कैसे पहुंचते हैं, इनका रीजन क्या है। तो आपके पास मैंने कहा था, जब पौधों में कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली आ जाए, मुख्य तौर पे उस पर कौन सी भौतिक क्रिया काम करती है, कल ही पढ़ा आपने, वो होता आपके पास विसरण। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पौधों में जो आपके पास हार्मोन है वो सिंथेसाइज साइट से एक्टिंग साइट पे जब भी जाएंगे तो वो कौन सी फिजिकल फिनोमिना या प्रोसेस से जाएंगे, तो उसके पीछे प्रोसेस कौन सी होती है, विसरण। और इंग्लिश में हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है काम। अब बात आती है कि हार्मोन आपके है कौन कौन से जो पौधे में काम कर रहे हैं। तो पादप के हार्मोन मुख्य तौर पे आप कितने पढ़ते हो और किसके आधार पे पढ़ते हो। तो पादप जो हार्मोन है इनको एक नाम और भी दिया जाता है, इनको हम लोग फाइटोप हार्मोन भी कहते हैं। याद कर लेना कि पादप हार्मोन को किस अन्य नाम से भी अंकित किया जाता है या डिजाइन किया जाता है या क्वाइंड किया जाता है, तो वो नाम दूसरा कौन सा है, फाइटोप हार्मोन भी कहा जाता है। अब बात आती है पादप हार्मोन जो आपके रासायनिक संगठन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल सिंथेसाइज, तो रासायनिक संगठक के आधार पर जो आपके पादप हार्मोन हैं वो आप कौन कौन से पढ़ते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा होता है आपके पास, ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन बड़ा खास है। इसे कौन सा हार्मोन कहा जाता है और इसकी खेत में भी छिड़काव किया जाता है। तो बता, अभी खेत में हम छिड़काव करते हैं तो सुभाषरा वाला लड़का बताएगा, जो चौड़ी पत्ती के घास को मारता है ऐसा हार्मोन हम खेत में छिड़कते हैं। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम खेतों में कौन सा रसायन छिड़कते हैं, वो हार्मोन है। तो वो हार्मोन कौन सा है, वो इसी का ही संश्लेषण रूप है और यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और बहुत छिड़कते हैं हम और बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये न जाने कितने एग्जाम में आया है। उसका नाम है 2,4-D। ठीक है, तो 2,4-D जो है वो आपके पास एक संश्लेषित हार्मोन है, ना कि वो स्प्रे है। ठीक है, उसको एक लिक्विड फॉर्म में बना के तैयार किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए वो क्या है, तो वो आपका संश्लेषित ऑक्सीन हार्मोन है। वो क्या करता है, उनकी वृद्धि को रोकता है। तो ये वृद्धि को कब रोकता है, जब उनकी जड़ों में इसकी मात्रा अधिक हो जाए। तभी क्या है, जब हम छिड़काव करते हैं तो हिदायत दी जाती है कि जब खरपतवार छोटा हो तब उसकी स्प्रे की जाए। तो क्या है, जल्दी क्या है, वो पौधा कंट्रोल में आ जाता है।
या वो खरपतवार कंट्रोल में आ जाता है। तो ये कहाँ काम करता है? अपने आप में जड़ों में जाके रोकने का काम करता है। अब बात आती है कि ऑक्सिन जो हार्मोन है इसकी क्या विशेषता है। पहले नंबर पे जो ऑक्सिन हार्मोन है ये आपके पास एक तरह से कार्बनिक अणु है। पहले नंबर पे तो ये याद रखना है, ये आपके पास एक कार्बनिक अणु है। अब बात आती है कि पौधों में जो प्राकृतिक मिलता है ऑक्सिन हार्मोन वो किस रूप में मिलता है? इन द नेचुरल फॉर्म ऑक्सिन हार्मोन एग्जिस्ट इन द प्लांट। तो वो होता है इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटी। इंडियन एयरफोर्स अथॉरिटी नहीं है, इसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड। याद रखना कि जो आपके पास IAA लिखा है इसका मतलब होता है इंडोल एसिटिक अम्ल। तो इंडोल एसिटिक अम्ल जो है ये क्या आपके पास पूछ लिया जाए तो ये आपके पास प्राकृतिक रूप से पौधे का कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है। अब बात कर लेते हैं संश्लेषण वाले की, कि जो संश्लेषण में भी आता है, कि जो संश्लेषण की बात आए जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है तो संश्लेषण हार्मोन, संश्लेषण ऑक्सिन जो हार्मोन है वो आपके पास दो कौन कौन से हैं? एक इसी की फॉर्म में है NAA, इसको कहते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। जैसे ये तो था इंडोल एसिटिक एसिड, उसका नाम क्या है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये सारे के सारे जो संश्लेषित करके हम खेत में छिड़कते हैं ये सब कैंसर जनित है, याद रखना। ये किसी काम के नहीं होते। जो अपने आप में क्रिया को रोधित करते हैं वो कैंसर जनित पदार्थ होते हैं, और जिसमें क्या बैठी है? नेफ्थलीन। दूसरा संश्लेषित कौन सा है जो खास है और ट्रिपल स्टार है? DSP रैंक का क्वेश्चन है ये। 2, 4 और क्या होता है? D। सिर्फ 3 ही अक्षर लिखे जाते हैं। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D वैसे पढ़ा जाए तो ये है ऑक्सिन संश्लेषित हार्मोन। ये ऑक्सिन संश्लेषित हार्मोन है, यानी लेबोरेटरीड है। और अगर पूछा जाए वैसे ये हम जब खेत में प्रयोग करते हैं तो ये क्या है? तो ये आपके पास हर्बिसाइड है। तब आपके पास क्या है? ये हर्बिसाइड। हर्बिसाइड किसको कहते हैं? खरपतवार नाशी को कहते हैं, कि जो खरपतवार को मिटाने के काम आती है। अब ये खरपतवार नाशी जो हम प्रयोग करते हैं ये खास तौर पर कौन से खरपतवार पे काम आता है? चौड़ी पत्ती वाले। तो चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार होंगे उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में जो खास तौर पे ये खरपतवार पैदा होता है ग्रेमिनी परिवार में होता है। ग्रेमिनी परिवार का मतलब गेहूं में सबसे ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम क्या सबसे खतरनाक घास होती है? बाथू। ठीक है, और बाथू चौड़ी पत्ती का जो घास है वो क्या है? जो उत्पादन क्षमता है, यील्ड प्रोडक्शन है, उसे कम कर देता है। तो उसे मारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D। अब बात आती है कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन तो ये है, ये पूछा जाता है कि 2,4-D का पूरा नाम क्या है। एक तो DDT का नाम और एक 2,4-D का नाम आप लोगों को आना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब 2,4-D का नाम क्या होगा? अब अक्षर तो 3 लिखे पड़े हैं, अब नाम के बनाए? एक दुआ है, एक चौका और एक D है। अब इसको लिखे क्या? तो लिखना है, लिख लेना 2,4-डाइक्लोरो, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये आपके पास क्या है? इस 2,4-D का नाम है। ठीक है, तो 2,4-D वैसे दिखने में 3 ही अक्षर हैं, लेकिन अगर नाम याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन में पूछा जाता है। ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है यहाँ पे। अब पूछा जाता है कि खास तौर पे इसका प्रयोग कहाँ होता है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। कौन सी फसल में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसको हम गेहूं में करते हैं। गेहूं हो, गन्ना हो,
इन दो फसलों में इसको भरमार तरीके से प्रयोग किया जाता है। नरमे में नहीं करते हम इसको कभी भी, क्यों? नरमा खुद कैसा है, चौड़ी पत्ती का, उसे मार देगा ही, ठीक है। तो तभी क्या है, कहीं आपने देखा होगा अगर 240 की बोतल और उसमें दवाई पड़ी है और खुला हो जाए ढक्कन, तो क्या है, जितनी दूर उसकी हवा जाती है उसके मॉलिक्यूल्स जाते हैं, नरमे में पत्ते क्या हो जाते हैं, बोच हो जाती है। क्यों? वृद्धि रोक रहा है वो। तो पौधों की वृद्धि रोकता है जब ये क्या है, चौड़ी पत्ती वाले के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, ऑक्सीन की। अब बात आती है ऑक्सीन के कार्य क्या हैं। एक मैंने कहा था 240 के अलावा ये भी एक 3 अक्षर का है, डीडीटी। आपसे पूछ ले डीडीटी क्या है, डी और टी क्या है, इसका क्वेश्चन आता है, डीडी क्या है। हाँ आप बताओ डीडीटी क्या है, वैसे तो करवा रखा है मैंने, हैं? नहीं है क्या, नाम नहीं पूछ रहा मैं, पाउडर है ये। कौन सा है, खमोड़ियों वाला है? तो कौन सा पाउडर है, पाउडर तो आता ही नहीं, लिक्विड आती है ये। क्या काम करती है ये, कब प्रयोग किया गया इसे? वर्ल्ड वार से स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। मच्छर मारने के लिए सबसे पहले आर्मी को ही दी गई थी, कि जंगलों में जब आर्मी जाती है, बरसात का इलाका होता है तो वहां मच्छर बहुत होते हैं, मच्छरों से बचने के लिए क्या इस्तेमाल की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, डीडीटी इस्तेमाल की गई थी। डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। क्या काम करती है ये, कीटनाशी है। वैसे हम इसको क्या कहते हैं, कीटनाशी है, ये कीटनाशी है, ठीक है। और जिसका आज पूरी दुनिया में क्या है, बैन है, ठीक है। ऐसी कीटनाशी जो वर्ल्ड वाइड क्या कर दी गई है, बैनड कर दी गई है। तो वर्ल्ड वाइड जो बैनड हैं, विच इंसेक्टिसाइड, तो कौन सी इंसेक्टिसाइड है, डीडीटी है। भारत में कौन सी बैन है, एक दवाई ऐसी भी है जो खास तौर पे सबसे पहले भारत में बैन की गई थी और काजू की खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है, और उसका क्वेश्चन मेल कांस्टेबल के पेपर में आया था। काजू की खेती के लिए जो प्रयोग की जाती है वो की जाती है एंडोसल्फान। याद कर लेना कि इस एंडोसल्फान की जो फॉर्म आती है वो आपकी किस फॉर्म में लिखी होती है, इक्विवेलेंट कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, ठीक है। इसी यही आता था कि जो एंडोसल्फान जो हम स्प्रेइंग करते हैं उसकी जो सांद्रता फॉर्म होती है वो कौन सी ली जाती है, इसी ली जाती है। ये क्वेश्चन आया था मेल कांस्टेबल के एग्जाम में। अब एंडोसल्फान कहाँ तुमने याद ही नहीं रखना, ना तुमने सुना होगा एंडोसल्फान दवाई होती है। एंडोसल्फान इतनी खतरनाक दवाई होती थी कि अगर किसी को एक बार इसका पॉइजन इनहेल हो जाता है और दोबारा कहीं कोई बंदा स्प्रे कर रहा है 10 किले दूर और उसके मॉलिक्यूल हवा के जरिए वहां पहुंच जाते हैं तो भी असर हो जाती थी। सबसे खतरनाक दवाई है। दूसरी एकालक्स, लगभग क्या है, बैनड है। तो ये किसके लिए प्रयोग की जाती थी कीटनाशी, तो याद रखना काजू की खेती के लिए। एंडोसल्फान जो है अगर कोई पूछे किसके लिए प्रयोग करते हैं तो ये काजू की खेती के लिए होती है। और ये जो डीडीटी है इसका पूरा नाम वैसे लगभग सभी को पता है, लिख लेना, वैसे लिख देता हूं। इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम है डीडीटी का। और डीडीटी बनाने वाला बंदा कौन था, तो वो था आपके पास कौन है, पॉल म्यूलर। पॉल म्यूलर ने क्या है, डीडीटी को सबसे पहले बनाया था, ठीक है। तो डीडीटी पहली कीटनाशी है जो सबसे ज्यादा प्रयोग की गई और इसी का आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बैन है। क्यों है, क्योंकि ये दवाई कैंसर जनित है, कार्सिनोजेनिक है, यानी मनुष्य के शरीर में क्या करती है, कैंसर पैदा करती है, ठीक है। कौन सा कैंसर पैदा करती है, टिश्यू। और टिश्यू कैंसर को क्या कहा जाता है, अर्बुद, ठीक है, यानी गांठ के रूप में अंदर क्या है, जख्म बनना, ठीक है। तो ये चीज थी आपके पास इनकी। अब बात आती है ऑक्सीन के कार्य क्या हैं, कि ऑक्सीन जो हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन के कार्य। ऑक्सीन हार्मोन का एक काम बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और तुम्हें
खास तौर पे फसलों में देखने को मिलता है। अब मान लो गेहूं की खेती है और गेहूं की खेती में अगर ऑक्सीन हार्मोन अच्छे से काम कर जाए तो गेहूं अपनी आडी नहीं पड़ती, ठीक है, फसल गिरने से बचाती है। फॉलिंग प्रिवेंशन करता है कौन? आपका ऑक्सीन हार्मोन। तो याद रखना पहला पॉइंट है कि फसल को गिरने से बचाता है। तो फसल को गिरने से बचाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीन ही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? वो ये है, ये मुख्य जो कार्य करता है पादप वृद्धि के लिए, तो वो करता है कोशिका विभाजन और प्लस कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण और कोशिका विभाजन दोनों कार्य करता है किसके लिए? पादप वृद्धि के लिए। कि जो पौधे की वृद्धि करवानी हो, पौधे की क्या है, ग्रोथ करनी हो, तो उसमें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन दोनों करता है। तो पादप वृद्धि के लिए यही पॉइंट आता है कि आपके पास कौन सी प्रोसेस करता है सेल्स में। तो पहला काम है कोशिका विभाजन, दूसरा काम क्या है? कोशिका दीर्घीकरण। अब बात आती है तीसरे नंबर की, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तने में वृद्धि सबसे ज्यादा यही करवाता है। तो तने की वृद्धि और प्लस जड़ों की वृद्धि। किसके जुम्मे होती है? ऑक्सीन हार्मोन की जुम्मे होती है। पौधे ने वृद्धि करनी है, दोनों साइड करनी है, यानी जियोट्रोपिक भी करनी है और फोटोट्रोपिक भी करनी है। तो इसलिए एक क्वेश्चन और बनता है, नंबर 4 पॉइंट याद रखना कि प्रकाश की ओर अग्रसर हार्मोन कौन सा होता है? कि प्रकाश की ओर अग्रसर हार्मोन। तो जो प्रकाश की ओर अग्रसर हार्मोन है वो यही लिखा जाता है कौन सा? ऑक्सीन। क्यों? क्योंकि खुद छाया में रहता है, पौधे को प्रकाश की ओर लेके जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश की ओर अग्रसर रहता है ये। तो वो कौन सा हार्मोन है? आपका ऑक्सीन। उसके साथ और क्या काम करता है कि कुछ फसलों में खरपतवार नाशी होता है। कुछ फसलों में प्राकृतिक रूप से, हमें स्प्रे नहीं करनी, कुछ फसलों में प्राकृतिक रूप से खरपतवार नाशी का काम करता है। तो कुछ फसलों में जब खरपतवार नाशी का काम करता है तो वो फसलें कौन सी है? मैंने आपको बताई थी। एक फसल कौन सी है? आपकी गेहूं, दूसरा आपका क्या है? गन्ना, और तीसरी आपकी मक्का। ठीक है, तो यानी गेहूं में नंबर 1, दूसरा मक्का में, और तीसरा आपने याद रखना है गन्ना में। इन तीनों फसलों में मुख्य तौर पर अपन कहते हैं ना, जब पौधे की छाया हो जाती है तो खरपतवार खत्म हो जाते हैं। वो खरपतवार छाया से खत्म नहीं होते, ये भीड़ हो जाती है इनकी। पौधों की जब भीड़ होती है तो इनमें मुख्य हार्मोन कौन सा काम करता है? ऑक्सीन। ये काम करता है, क्योंकि ये जड़ों में, दूसरे पौधों की जड़ों में जाकर उनकी वृद्धि को क्या कर देता है? रोक देता है। उसके बाद और क्या काम करता है? फलों के विलगन को रोकता है। फलों का विलगन क्या होता है? एब्सिशन ऑफ फ्रूट बी प्रिवेंटेड, यानी उनको रोकता है कि वो जल्दी टूटे ना, जल्दी पौधे को छोड़े ना। तो यानी आपके पास एब्सिशन ऑफ फ्रूट्स की क्या करता है? ये प्रिवेंटिंग करता है, रोकता है। तो फलों के विलगन को रोकता है। तो ये सारे के सारे काम है आपके किसके? ऑक्सीन हार्मोन के। मुख्य काम ये है जिसको आपने ट्रिपल स्टार कर देना है। नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। फिर उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीन हार्मोन के 3 काम बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला माना जाता है कोशिका विभाजन और कोशिका का दीर्घीकरण, दूसरा तने में वृद्धि और जड़ों में वृद्धि, और तीसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गेहूं, गन्ना और मक्के में खरपतवार नाशी का काम करता है कौन सा हार्मोन? नेचुरली। तो वो कौन सा करता है? ऑक्सीन करता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है कौन सा हार्मोन?
जिब्रेलिन। एक और याद रखना, ऑक्सीन हार्मोन की प्रकृति पूछी जाती है, कैसी होती है, कि ऑक्सीन हार्मोन नेचर। तो ऑक्सीन हार्मोन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो आपने बार बार जो नाम लिखा उसमें पीछे पीछे नाम क्या लिख रहे थे तुम? 2,4-D के लास्ट में नाम क्या था? जब 2,4-D का नाम लिखा था लास्ट वाला नाम क्या था? एसिड। IAA का पूरा नाम लिखा, लास्ट वाला नाम क्या था? एसिड। NAA का पूरा नाम लिखा, लास्ट वाला नाम क्या था? एसिड। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। यानी एज पर नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। ठीक है। अब बात आती है दूसरे नंबर का हार्मोन होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो हार्मोन है ये आपका किस रूप में होता है? तो ये भी याद रखना, ये आपका कमजोर अम्लीय प्रकृति का होता है। कमजोर अम्लीय प्रकृति का होता है। और जिब्रेलिन जो मुख्य हार्मोन होता है वो किस रूप में मिलता है? तो वो आपका जिब्रेलिक एसिड के रूप में मिलता है। जिब्रेलिन हार्मोन किस रूप में होता है? तो आपने याद रखना है जिब्रेलिक एसिड के रूप में। सबसे पहले कहां से प्राप्त किया गया था? तो इसको सबसे पहले कवक से प्राप्त किया गया, कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड के रूप में सबसे पहले कहां से निकाला गया था? फंगस। और इसका सबसे मुख्य हार्मोन जो है वो आपका कौन सा है? ZA3। याद रखना, विच जिब्रेलिन एसिड बी मोस्ट पॉपुलर एंड एक्टिव फॉर द प्लांट। तो वो कौन सा होता है? ZA3 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जिब्रेलिन एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो हम खुली फसलों पे छिड़काव करते हैं। याद रखना, जैसे हमने 2,4-D का छिड़काव किया था वैसे नेचुरली मिलने वाले का छिड़काव किसका लिए करते हैं? जिब्रेलिन। ये काम क्या करता है? जरूरी तो ये है कि इसका मुख्य कार्य क्या है। तो पहला कार्य यही है कि वो भी तने में वृद्धि करवा रहा था, तो ये भी क्या करवाता है? तने में वृद्धि। तने में वृद्धि करवाता है, नंबर 1। नंबर 2, बीजों की सुसुप्तावस्था को भंग करता है। कि बीजों की जो सुसुप्तावस्था उसको भंग करता है। इसका मतलब क्या होता है? बीजों की जो सुसुप्तावस्था होती है इसको भंग करता है, इसका मतलब क्या होता है? हैं? हाँ, अंकुरण। यानी बीज को अंकुरण के लिए प्रेरित करना, यानी जर्मिनेशन प्रोवाइड करवाना, अंकुरण के लिए प्रेरित करना। कि बीज का अंकुरण करवाने में योगदान देता है कौन? जिब्रेलिक एसिड। तीसरा, दीर्घ प्रकाशीय पौधों में, दीर्घ प्रकाशीय पौधों में पुष्पीकरण। यानी दीर्घ प्रकाशीय पौधों का मतलब क्या होता है? पहले ये बताओ, पता होना चाहिए दीर्घ प्रकाशीय पौधे क्या होते हैं? जिनको सूर्य का प्रकाश दिन में सबसे ज्यादा चाहिए। होल डे प्लांट कहा जाता है इनको। होल डे प्लांट में मुख्य पौधा कौन सा आता है जो ज्यादातर पंजाबी गानों में इस्तेमाल होता है? फुल्लां दा राजा। ठीक है, तो उसका ही क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीर्घ प्रकाशीय पौधों में पुष्पीकरण करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दीर्घ प्रकाशीय जो पौधा होता है वो आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा? गुलाब। कि जो गुलाब है ये प्रकाश के चलते कैसा पौधा है? तो दीर्घ प्रकाशीय है। दीर्घ प्रकाशीय का मतलब इससे पुष्प के लिए प्रकाश क्या चाहिए? पूरे दिन चाहिए। ठीक है। चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे हुआ तने में वृद्धि, बीज का अंकुरण और दीर्घ प्रकाशीय। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? जर्रावस्था को कम कर देता है, एजिंग। यानी
जो जर्रावस्था होती है, होती क्या है ये? जर्रावस्था को रोकना। जर्रावस्था को रोकने का मतलब है एजिंग प्रिवेंशन करती है। एजिंग प्रिवेंशन होती क्या है कि जैसे फल है और फल को ज्यादा समय तक पौधे पे रखना, उसे कहते हैं जर्रावस्था को रोकना। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा नींबू, नींबू पहले हरा होता है, फिर पीला हो जाता है, और पीला होने के बाद काफी टाइम तक कहाँ पड़ा रहता है? पौधे पे रहता है। तो वो किस चीज को रोका जा रहा है? जर्रावस्था को रोका जा रहा है। तो वो जर्रावस्था को रोकने का जो काम करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? आपका जिब्रेलिक करता है। मतलब इसका क्या है? जर्रावस्था को रोकना यानी फल को पौधे से, फल को पौधे से विलगन होने से रोकना, विलगन होने से रोकना एक लंबे समय तक। जब ये फल को पौधे पे रोकता है तो एक लंबे समय तक रोकता है, जिसमें दो फल बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट में क्या है, बड़े काम आते हैं। एक तो हमें अभी गर्मियों में खास चाहिए नींबू, और दूसरा क्या है जो बर्फीले इलाकों में अच्छा होता है? सेब। तो जो सेब और नींबू को ज्यादा समय तक पौधे पे रखने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? तो वो कौन सा होता है? जिब्रेलिन होता है। और जिसका हम छिड़काव करते हैं तो किसके लिए करते हैं? पुष्पीकरण के लिए। क्वेश्चन आता है कि कौन से हार्मोन का, ये क्वेश्चन ट्रिपल स्टार है, ऐसे पूछा जाता है कि कौन से हार्मोन, कौन से हार्मोन का छिड़काव, कौन से हार्मोन का छिड़काव तनावृद्धि, एक नंबर पे तो तनावृद्धि करते हैं, और दूसरा कलियों के लिए, कलियों के लिए, और तीसरा पुष्पीकरण के लिए, फ्लावरिंग के लिए, बडिंग, स्टेम ग्रोथ। जैसे गन्ने की फसल है, गन्ने की लंबाई बढ़ानी है तो हम किस में वृद्धि करना चाहते हैं? तने में। दूसरा कलियां, कलियों का मतलब होता है फुटार, कि जैसे पौधा रुक गया, उसमें नए पत्ते, नई टहनियां नहीं बन रही, तो हम किसका छिड़काव कर सकते हैं? जिब्रेलिन। तीसरे नंबर पे क्या होता है कि पौधा तो है पर फूल आने के अनुमान बहुत कम है, तो उस टाइम किसका छिड़काव कर दो? जिब्रेलिन का। तो ये तीनों काम करता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि कौन से हार्मोन का छिड़काव हम तनावृद्धि, कलियों के लिए और किसके लिए करते हैं? पुष्पीकरण के लिए करते हैं। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? जिब्रेलिन। ठीक है। फिर आता है नंबर 3। तीसरे नंबर का जो हार्मोन है वो है आपके पास साइटोकाइनिन। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, साइटोकाइनिन हार्मोन कैसी प्रकृति का होता है? जब जिब्रेलिन पूछे तो जिब्रेलिक एसिड ही है, तो कैसा था वो आपके पास? अम्लीय है। अब बात आती है इसका जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है वो ये है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम जब पूछा जाता है तो वो यही पूछा जाता है कि इस हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है। बाकी सारे हार्मोन अम्लीय होते हैं, ये क्षारीय होता है। यही क्वेश्चन बनता है इसका कि ऑल अनदर प्लांट हार्मोन्स नेचर बी एसिडिक, तो अनदर ऑफ देम वन बी बेसिक नेचर विच बी। तो उनमें से एक अक्षारीय होता है, जो है वो कौन सा होता है? साइटोकाइनिन होता है। अब बात आती है साइटोकाइनिन का जो प्राकृतिक यौगिक होता है वो क्या होता है? इसका जो प्राकृतिक यौगिक होता है उसका क्वेश्चन एचएससी ने पीछे एक पूछा है एग्जाम में कि साइटोकाइनिन का नेचुरली जो कंपाउंड है वो क्या है। तो ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका जो नेचुरल कंपाउंड होता है वो लिख लेना N6। इससे शुरुआत होती है फरफ्यूरिल, फरफ्यूरिल, फरफ्यूरिल अमीनो फ्यूरिन। ये आपके पास क्या होता है? नेचुरली कंपाउंड होता है किसका? साइटोकाइनिन का। ये क्वेश्चन आता है कि साइटोकाइनिन बी सिंथेसाइज्ड बाय विच नेचुरली कंटेंट कंपाउंड, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड क्या होता है? तो ये होता है, याद रखना, N6, फिर होता है फरफ्यूरिल अमीनो, और पीछे क्या याद रखनी है? फ्यूरिन। तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है
कि आपके पास इसका एक घटक है, तो ये क्वेश्चन दे देता है कई बार कि निम्नलिखित में से साइटोकाइनिन का एक घटक है, तो उसमें ऑप्शन आएगी अमोनिया, डीडीटी, 2,4-D, लास्ट में दे सकता है क्या, फ्यूरिन। तो ये फ्यूरिन उसका कंटेंट है। अब बात आती है कि सबसे सक्रिय, कि जो सबसे ज्यादा सक्रिय साइटोकाइनिन है, सबसे सक्रिय साइटोकाइनिन कौन सा है, कि जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो आपके पास कौन सा है और किस से प्राप्त किया जाता है। दो क्वेश्चन है, उसका नाम है जियाटीन। तो सबसे ज्यादा जो एक्टिव साइटोकाइनिन है वो कौन सा आपका जियाटीन है। और जियाटीन मिलते किससे है, ये आपको याद रखना है, मक्के के दानों से निकाला जाता है। तो मक्के के दानों से प्राप्त किया जाता है किसको, जियाटीन को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 4 पहले याद रखनी है प्रकृति, फिर याद रखना है इसका संश्लेषित घटक, फिर याद रखना है कि इसका सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा यौगिक है, तो जियाटीन, और फिर याद रखना है जियाटीन मिलता किससे है। ठीक है, अब बात आती है इसके कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, सबको पता होना चाहिए। जहां कहीं भी सिंगल कोशिका विभाजन शब्द आ जाए या कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द आ जाए, उत्तर तुम्हें फिक्स क्या लगा के आना है, साइटोकाइनिन लगा के आना है। ठीक है, तो नंबर 1 इसका जो कार्य है कोशिका विभाजन, और दूसरा इसका मुख्य कार्य दिया जा सकता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन। कहां होता है, नए तने के भाग में या जड़ के भाग में, कि जहां कहीं भी नया भाग है, आपा कह देते हैं ना, नई फुटार चल रही है, नई चीज आगे बन रही है, बढ़ रही है, तो जड़ का अगर भाग और तने का अगर भाग, जहां पे ऑक्सीजन का साथी होता है, कौन होता है, साइटोकाइनिन होता है। तो यही हमें याद रखना है, मुख्य तौर पे ये क्वेश्चन आता है, कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन तने के नए सिरे पर या जड़ के क्या है अगर भाग पर किसके द्वारा होता है, उत्तर क्या याद रखना तुमने, साइटोकाइनिन। उसके बाद दूसरा कार्य है अनिषेक फलन। देखो हमने 2 पहले पढ़े हैं, ये तीनों ही क्या है, अनिषेक फलन करवाते हैं। यहां 3 तक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है, पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी होती क्या है, अब स्कॉर्पियो तो है नहीं, पार्थेनोकार्पी कोई तो चीज होगी, सिंगे क्या होती है पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फलन, इसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी जो होती है ये क्या चीज होती है, 3 हार्मोन पढ़े हैं अभी तक, तीनों के तीनों हार्मोन ये काम करते हैं, याद रख लेना। ऑक्सीजन भी यही काम करता है, जिब्रेलिन भी यही काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम करता है वो कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। अनिषेक फलन का मतलब होता है बीज रहित फल, कि जहां बीज रहित फल चाहिए तो किस हार्मोन की सक्रियता बढ़ा दी जाए, या तो तुम बढ़ा दो साइटोकाइनिन की, या बढ़ा दो तुम जिब्रेलिन की, और या बढ़ा दो किसकी, ऑक्सीजन की। ये तीनों अगर अच्छे से काम करते हैं तो हम किस को कर सकते हैं, फल के अंदर बीज को रोक सकते हैं। जैसे अब आज अमरूद आते हैं ना सीडलेस, थोड़े से बीज मिलते हैं 2-4 एक अंदर, पपीते आते हैं सीडलेस, तरबूज खरबूजे आते हैं सीडलेस। तो ये जो सीडलेस प्रॉपर्टी है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन, और वैसे कहलाती क्या है वो, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, उसमें क्या करता है ये, अनिषेक फलन में सहयोग करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट याद रखना है, अंकुरण। अंकुरण किसका करना है हमने, बीज का। अंकुरण में भी क्या देता है ये, योगदान देता है। सबसे धाकड़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लोरोफिल है उसे मरने नहीं देता, यानी क्लोरोफिल को लंबे समय तक बचा के रखता है। तो जो पौधे का क्लोरोफिल है
तो क्लोरोफिल को एक लंबे समय तक बना के रखता है। जब क्लोरोफिल एक लंबे टाइम तक चलेगा तो एक अवस्था पैदा हो जाती है जिसे कहते हैं जीर्णता। नंबर 5, जीर्णता बनाए रखता है। ये जीर्णता क्या होती है? जीर्णता को बनाए रखता है। जीर्णता का मतलब है बूढ़ा ना होने देना। ठीक है, कि जिंदा रखेगा पौधा वैसे ही हरा भरा रहेगा और पौधा कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो जीर्णता को क्या है? बनाए रखता है। पौधे को क्या है? कभी बूढ़ा नहीं होने देता। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन कौन करता है आपके पास? साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, उसके बाद आगे 2 और हार्मोन है, नाम लिख लो, करवाएंगे हम आगे। तीसरे चौथे वाला इथाइलिन, 5वें नंबर पे आता है एब्सिसिक एसिड या अमल। 6ठे नंबर पे याद रखना है फ्लोरोजीन्स। और 7 नंबर पे याद रखना है 17वीं हार्मोन। हाँ भाई, लास्ट बेंच वाले बताएंगे कि फलों को हम कृत्रिम विधि से पकाते हैं तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। सोफे 3 बंदे बताएंगे हमें, क्योंकि फल हम सारे खाते हैं, पके पकाए खाते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फलों को पकाने के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। बताओ पहले। हाँ, सिगे, हम ऐसी कौन सी गैस है जिसको फलों को पकाने के लिए यूज में लाते हैं? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी आता है, उसी का प्रयोग हम वेल्डिंग गैस के तौर पे भी करते हैं। वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? और हर गांव की फिरनी पे जरूर मिलेगी। ड्राम सा लगा होता है, पाउडर डला होता है, फिर क्या वो पाइप लेके वेल्डिंग करता हुआ नजर आता है। और गैस वेल्डिंग का नाम घरों में भी सुना होगा कि गैस वेल्डिंग करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये गैस वेल्डिंग में गैस कौन सी होती है, यही एग्जामिनर पूछता है। और वही गैस फल पकाने में काम आती है। और इसीलिए नेचुरली जो फल पकाता है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ कौन सा है? इथाइलिन। तो इथाइलिन हार्मोन अगर पूछ लिया जाए पौधों में किस रूप में होता है, तो ऑलवेज याद रखना गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, ये फल पकाने वाला हार्मोन है। अभी तक तुमसे एक बात पूछी है कि अगर जहां फल पकाने हो कृत्रिम विधि से, वहां कौन सी गैस होगी? वहां गैस प्रयोग की जाती है एसिटिलीन। ठीक है, याद रखना कि जब हम कृत्रिम विधि से फल पकाएंगे तो कृत्रिम विधि से फल पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपके पास कौन सी गैस है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या है भाई? और इसका सूत्र क्या है? और बनाई किससे जाती है? क्योंकि गैस वेल्डिंग भी तो है। यही एसिटिलीन किसके रूप में जानी जाती है? गैस वेल्डिंग के लिए। और गैस वेल्डिंग के लिए ये गैस जो प्राप्त की जाती है, इसका रासायनिक सूत्र ये है। इसको यूं भी लिख सकते हो C2H2। और जो IUPAC नेम है इसका, वो क्या लिखा जाता है वो याद कर लेना, एथाइन। ठीक है, क्वेश्चन टैगिंग है, अच्छा क्वेश्चन है कि जो वेल्डिंग गैस है इसका IUPAC नेम क्या है? तो इसका IUPAC नेम क्या होता है? एथाइन होता है। सूत्र पूछ ले क्या होता है? ओनली C2H2। ठीक है, और यही गैस किसके लिए प्रयोग होती है? कृत्रिम विधि से फल को पकाने के लिए। आज के टाइम में क्वेश्चन आता है कि कोल्ड स्टोर में जो आपके केले हैं वो किससे पकाए जाते हैं? क्योंकि हम लेने जाते हैं, कई बार है केले ज्यादातर लेने जाते हैं तो कोल्ड स्टोर से मिलते हैं। और कहा भी जाता है कि कोल्ड स्टोर से ले आओ, केले मिल जाएंगे।
तो ये कोल्ड स्टोर में केले क्यों रखे जाते हैं आजकल? आजकल केले इस गैस से नहीं पकाए जाते, किससे पकाए जाते हैं? कोल्ड स्टोर। यानी वो कौन सी विधि है? वो आपकी फ्रीजिंग विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमांक विधि। तो केला पकाने के लिए कौन सी विधि लगती है? फ्रीजिंग प्रोसेस लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।